नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब सकुशल होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा किस किस वजह से होता है, इसके पीछे की पैथोलॉजी क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, हम इसका डायग्नोसिस किस तरीके से कर सकते हैं और ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दे सकते हैं, इन सब की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखें तो अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन की जो एल्वियोलाई सॉरी एयर रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो उसकी ल्यूमेन बड़ी होती है। लेकिन अस्थमा होने के बाद में क्योंकि उसकी ब्रोंकियल मसल्स जो होती है स्मूथ मसल्स उसके अंदर खिंचाव होने लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी ल्यूमेन छोटी हो जाती है और छोटी होने की वजह से रेस्पिरेशन में दिक्कत आने लगती है। इसी कंडीशन को हम अस्थमा बोलते हैं। सो अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कि एक बार हुआ फिर दूसरी बार हुआ फिर तीसरी बार हुआ, तो इस तरीके से करते करते ओवर द टाइम क्रॉनिक कंडीशन में ये इन्फ्लामेशन होने लगते हैं। और जैसे जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ता जाता है ये स्मूथ मसल्स की मोटाई बढ़ती जाती है और ल्यूमेन छोटी होती जाती है। तो जैसे जैसे ल्यूमेन छोटी होती जाती है सांस लेने में दिक्कत बढ़ती जाती है और इसी कंडीशन को हम अस्थमा बोलते हैं। causing difficulty in breathing and sometimes it may be fatal. Fatal means के कभी कभार एक्यूट अटैक होने की स्थिति में इसकी जो ब्रोंक्योल्स होती है वो इतनी ज्यादा सिकुड़ जाती है, उसकी ल्यूमेन इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि सांस अच्छे तरीके से अंदर जा ही नहीं पाती है। उसको सीवियरली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया की कंडीशन डेवलप होती है और पेशेंट के लिए वो फेटल चीज हो सकती है। अब हम इसके कॉजेस के बारे में देखें कि किन किन वजहों से ये होता है। तो सबसे पहला कॉज होता है जो कि सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है वो है एयरबॉर्न एलर्जेंस लाइक पॉलन ग्रेन्स। जो कि फूलों के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिनको हम पुंकेन से बोलते हैं या परागकण बोलते हैं, उनके द्वारा ज्यादातर अस्थमा के कॉज देखने को मिलते हैं। डस्ट माइट जो होते हैं, मोल्ड स्पोर्स होते हैं, पेट हेयर्स होते हैं एंड पार्टिकल ऑफ कॉकरोच वेस्ट। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है कि अगर किसी पेशेंट को बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी अस्थमा कर सकता है। फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई हार्ड फिजिकल एक्टिविटी करता है किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर तब भी हमें उसके अंदर अस्थमा देखने को मिल सकता है। और ज्यादातर सर्दियों के अंदर क्योंकि कोल्ड एयर की वजह से स्मूथ मसल्स में भी कॉन्ट्रेक्शंस होने लग जाते हैं, वो स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है जिससे उसकी ल्यूमेन छोटी हो जाती है। तो कोल्ड एयर की वजह से भी अस्थमा के अटैक हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखें तो एयर पॉल्यूटेंट्स एंड इरिटेंट्स सच एज स्मोक, स्मोक किसी चीजों से मिल सकता है लाइक गाड़ियों के धुओं से, जो पेशेंट बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर। इसके अलावा फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं से भी अस्थमा कंडीशन डेवलप हो सकती है। एंड सर्टेन मेडिकेशंस सच एज बीटा ब्लॉकर, एस्प्रिन्स एंड एनसेड्स की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी अस्थमा की कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि एस्प्रिन एंड बीटा ब्लॉकर की वजह से ऐसा क्यों होता है। तो एस्प्रिन जो होता है, एस्प्रिन क्या करता है, कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है। जनरली बॉडी के अंदर एर्कियोडेनिक एसिड की डेवलपमेंट होता है, एर्कियोडेनिक एसिड की उत्पत्ति होती है। ये एर्कियोडेनिक एसिड जो होता है, ये एर्कियोडेनिक एसिड जनरल कंडीशन में साइक्लिक ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज होता है। बॉडी के अंदर एर्कियोडेनिक एसिड होता है। ये एर्कियोडेनिक एसिड कॉक्स एंजाइम यानी साइक्लिक ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है। और यही प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो बॉडी में इन्फ्लामेशन के लिए उत्तरदायी होता है, पेन के लिए उत्तरदायी होता है, अन्य सारी चीजों के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन इस पेन को कम करने के लिए जो एस्पिरिन होता है इस कॉक्स एंजाइम को इनिबिट कर देता है। और जब ये कॉक्स एंजाइम इनिबिट हो जाता है तो ये एर्कियोडेनिक एसिड की जो पहले रिएक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर चेंज हो रही थी वो अब शिफ्ट होके लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम की उपस्थिति में
लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ल्यूकोट्रिन्स के अंदर बदलने लग जाते हैं। ये एर्किडोनिक एसिड अब लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ल्यूकोट्रिन्स में बदलने लग जाते हैं। ये एस्पिरिन क्या करता है, इस कॉक्स एंजाइम को इनिबिट कर देता है। तो जब कॉक्स एंजाइम इनिबिट होता है तो ये जो रिएक्शंस होती है ये लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ल्यूकोट्रिन्स के अंदर शिफ्ट होने लग जाती है। तो ल्यूकोट्रिन्स बहुत टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर मेन ल्यूकोट्रिन होते हैं वो ल्यूकोट्रिन B4, ल्यूकोट्रिन C4, ल्यूकोट्रिन D4 एंड ल्यूकोट्रिन E4 टाइप के ल्यूकोट्रिन्स बनते हैं। जिसमें से ल्यूकोट्रिन B4 जो होता है वो मैक्रोफेजेस की कीमोटैक्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट क्या होती है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स की प्रेजेंस के अंदर उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं या उसकी तरफ जाते हैं या उसकी तरफ एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिससे कि इन्फ्लामेशन या इम्यून रिएक्शन बढ़ती है। तो ये कीमोटैक्टिक रिएक्शन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ल्यूकोट्रिन C4, D4 और E4 जो होते हैं ये क्या करते हैं, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल्स में कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा ये वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाने से क्या मतलब है कि मान लीजिए ये कोई एल्वियोलाई है और इसके चारों ओर ये ब्लड वेसल है जिसमें कि इन दोनों के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन ल्यूकोट्रिन C4, D4 और E4 की प्रेजेंस में वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो भी प्लाज्मा या वाटर कंटेंट होता है वो वाटर कंटेंट धीरे धीरे एल्वियोलाइज के अंदर ऊज आउट होने लगता है। और ऊज आउट होने की वजह से एल्वियोलाई में वाटर की प्रेजेंस बढ़ जाती है, धीरे धीरे पानी भरने लग जाता है। पानी भरने की वजह से ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर हो नहीं पाता और हाइपोक्सीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी को ये बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये म्यूकस प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं। म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एल्वियोलाइज के अंदर अगर म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ये एल्वियोलाइज क्लॉग हो जाती है और क्लॉग होने की वजह से ऑक्सीजन प्रॉपरली अंदर आ नहीं पाती है, CO2 प्रॉपरली बाहर जा नहीं पाती, यानी गैसेस एक्सचेंज फिर से डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट में हाइपोक्सीमिया की कंडीशन अगेन डेवलप हो जाती है। तो इसी वजह से जब पेशेंट बहुत ही ज्यादा एस्पिरिन का यूज करते हैं, एस्पिरिन का बहुत लंबे टाइम तक यूज करने से ये वाली कंडीशन डेवलप होती है। यानी कि एस्पिरिन क्या कर रहा था, कॉक्स एंजाइम को इनिबिट कर रहा था और कॉक्स एंजाइम क्या करता है, एर्किडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर कन्वर्ट करता है। लेकिन एस्पिरिन जब कॉक्स एंजाइम को इनिबिट कर देता है तो ये एर्किडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं होके लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ल्यूकोट्रिन्स के अंदर में चेंज होने लग जाता है। और ल्यूकोट्रिन्स में भी ये 4 टाइप के ल्यूकोट्रिन्स मेन होते हैं, जिसमें B4, C4, D4 और E4 ल्यूकोट्रिन्स बनते हैं। और ल्यूकोट्रिन B4 जो होता है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है एंड C4, D4, E4 क्या करते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म को बढ़ाते हैं, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाते हैं एंड म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ये बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स से जाके जुड़ जाते हैं। बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से जाके जुड़ जाते हैं। और क्योंकि जैसे नाम से पता चल रहा है कि बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे कौन जुड़ता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जाके जुड़ते हैं, जो कि इनकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जाके जुड़ते हैं। लेकिन क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर होते हैं, ये बीटा ब्लॉकर इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और ब्लॉक करने की वजह से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन इनसे जुड़ नहीं पाते हैं। जब जुड़ नहीं पाएंगे तो क्या होता है कि रेस्पिरेटरी की स्मूथ मसल्स के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर्स मिलते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स के कंस्ट्रिक्शन को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन होता है, ब्रोंको डायलेशन देखने को मिलता है।
लेकिन बीटा ब्लॉकर्स की प्रेजेंस में ये बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने की वजह से ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन इससे जुड़ नहीं पाएगा तो ब्रोंको डायलेशन नहीं हो सकता। जब ब्रोंको डायलेशन नहीं होगा तो अस्थमा का अटैक आएगा, तो ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जब बीटा ब्लॉकर्स का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है तो ब्रोंकोस्पाज्म भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बीटा ब्लॉकर और एस्पिरिन की वजह से अस्थमा के कंडीशंस देखने को मिलती है। अब हम आके देखते हैं पैथोलॉजी, इसकी पैथोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे अस्थमा के में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अस्थमा में क्योंकि जैसा मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका एलर्जन, तो एलर्जेंस की प्रेजेंस, जब एलर्जन जो होते हैं ये लंग्स के अंदर इनहेलेशन के थ्रू एंटर होते हैं, और जब ये एलर्जेंस एल्वेलाई के अंदर जाते हैं तो एल्वेलर मैक्रोफेजेस के द्वारा फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है। और फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है तो ये मैक्रोफेजेस है और ये टी हेल्पर सेल्स है। तो मैक्रोफेजेस में क्या होता है कि ये एलर्जेंस होते हैं, और ये एलर्जेंस फिर ये मैक्रोफेजेस इसके MHC2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। ये MHC2 कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसको हम मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये MHC2 कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी वजह से ये मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाती है, और ये क्या करती है फिर T4 सेल्स को अट्रैक्ट करती है। और इस T4 सेल्स का में दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है CD4 प्रोटीन और दूसरा होता है टी सेल रिएक्टिव प्रोटीन। CD4 प्रोटीन जो होता है इसके MHC2 कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है, और टी सेल रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है इस एलर्जन से जाके जुड़ता है। इस एलर्जन से जुड़ता है, इस एलर्जन से जुड़ने से फिर ये टी सेल का एक्टिवेशन हो जाता है। इस टी सेल का एक्टिवेशन जैसे ही होता है तो ये टी सेल फिर दो टाइप के इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करती है, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 4 जो होता है ये इन प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करता है। इंटरल्यूकिन 4 जो होते हैं ये इस प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करते हैं, और प्लाज्मा सेल्स की वजह से बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन ई टाइप की एंटीबॉडीज बनने लगती है। ये इम्यूनोग्लोबिन ई जो एंटीबॉडीज होती है ये मास्ट सेल को एक्टिवेट करती है, इनका डीग्रेन्युलेशन स्टार्ट करती है। मास्ट सेल को एक्टिवेट करते इनका डीग्रेन्युलेशन स्टार्ट करती है, डीग्रेन्युलेशन की वजह से ये मास्ट सेल फिर हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्रिन्स को रिलीज करती है। और इसके अलावा इंटरल्यूकिन 5 रिलीज होता है टी सेल्स के द्वारा। ये इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है, इयोसिनोफिल्स को एक्टिवेट करता है, और इयोसिनोफिल जब एक्टिवेट होती है तो फिर ये भी ल्यूकोट्रिन, साइटोकाइंस एंड प्रोटीएज नाम के एंजाइम्स को रिलीज करती है। तो जैसे मैंने आपको एस्प्रिन की कंडीशन में बताया था कि जब एस्प्रिन बहुत ज्यादा साइक्लिक ऑक्सीजनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है तो रिएक्शन जो होती है वो ल्यूकोट्रिन्स की टाइप में शिफ्ट होने लगती है, और ये ल्यूकोट्रिन्स टाइप ल्यूकोट्रिन B4, C4, D4 एंड E4 क्या करते हैं, आगे ब्रोंकोस्पाज्म एंड म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो वो रिएक्शंस यहाँ भी देखने को मिलती है। तो ये ल्यूकोट्रिन्स एंड साइटोकाइंस एंड प्रोटीएज एंड हिस्टामिन्स ये सारी चीजें क्या करती है, स्मूथ मसल्स सॉरी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल लेयर के ऊपर काम करती है। और म्यूकोजल और सब म्यूकोजल लेयर पे जब काम करती है तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को बढ़ाती है, यानी ब्रोंकोस्पाज्म को बढ़ाती है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाती है, जिसकी वजह से जो वाटर कंटेंट होता है वो एल्वेलाइज के अंदर ऊज आउट होने लगता है। म्यूकस बिल्डअप को बढ़ाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक होने लग जाता है एंड गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर हो नहीं पाता है, और इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा फिल्ड अप विथ फ्लूइड, जो इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा होती है वो फ्लूइड से भरने लग जाती है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाने से फ्लूइड बिल्डअप होता है जिसकी वजह से भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, म्यूकस बिल्डअप की वजह से एयर पैसेज ब्लॉक होने लग जाता है इस वजह से भी। तो इन सारी कंडीशंस की वजह से ऑक्सीजन जो होती है वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर जा नहीं पाती है, लंग्स में जा नहीं पाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है वो सीवियरली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में देखने को मिलता है, और इसी कंडीशन को हम अस्थमा बोलते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट वे में समझने की कोशिश करें तो एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स लाइक
पॉलन ग्रेन्स और एलर्जेंस। तो एलर्जेंस की वजह से ब्रोंकियल वॉल जो होती है वो इन्फ्लामेशन शो करती है। जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, ब्रोंकियल वॉल्स के अंदर इन्फ्लामेशन शो होता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से इसकी मसल्स के अंदर एंड म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल लेयर के अंदर हाइपर एक्टिविटी एंड ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से भी हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। और हाइपर एक्टिविटी की वजह से इडिमा देखने को मिलता है। ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा हुआ देखने को मिलता है एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है। इन सारी चीजों की वजह से एयरवे जो होता है वो नैरो हो जाता है। एयर पैसेज जो होता है उसके अंदर उसकी ल्यूमेन छोटी होने लग जाती है, और जब ल्यूमेन छोटी हो जाती है तो हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलता है? कफ देखने को मिलता है, वीजिंग देखने को मिलती है, ब्रीथलेसनेस देखने को मिलती है एंड चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलती है। तो ये पैथोलॉजी को एक समरी के रूप में मैंने प्रेजेंट किया है। इसके अलावा हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो कफ विथ और विदाउट स्पूटम हमें मिल सकता है। जो कफ होगा वो स्पूटम से युक्त भी हो सकता है एंड स्पूटम के बिना भी हो सकता है। उसको क्रॉनिक कफ की कंडीशन भी हो सकती है या फिर एक्यूट कफ भी हो सकता है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकती है, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकती है, जिसमें पेशेंट जो होगा वो एक्सेसरी मसल्स का यूज करेगा, लाइक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड उसकी खींची हुई मिलेगी। इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर जो इंटरकॉस्टल मसल्स होगी वो एक्टिव एक्टिव फॉर्म के अंदर देखने को मिल सकती है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगी। पेशेंट जो होगा वो इस तरीके की फीलिंग बताएगा कि उसकी चेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा टाइटनेस आ चुकी है, यानी उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसकी चेस्ट के ऊपर कोई भारी पत्थर रख रखा हो, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले इंस्पेक्शन करना होगा। और जब हम अस्थमा के पेशेंट को इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि पेशेंट जो होता है वो बोलने में डिफिकल्टी महसूस करता है। क्यों डिफिकल्टी महसूस करता है? क्योंकि उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जब बोलने की प्रक्रिया होती है तो हम बहुत बार सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेकिन अस्थमा के अंदर क्योंकि सांस लेने में ही दिक्कत हो रही है, इसी वजह से वो प्रॉपर सिलेबल बोल नहीं पाता है, प्रॉपर रूप से अपने वाक्य प्रस्तुत नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन स्पीकिंग हमें इंस्पेक्शन में देखने को मिलती है। इसके अलावा जब हम परकशन करते हैं तो परकशन के अंदर अंदर हमें उसकी चेस्ट कैविटी में हाइपर रेजोनेंस साउंड देखने को मिलती है। जनरली चेस्ट के अंदर रेजोनेंस साउंड सुनने को मिलती है, लेकिन क्योंकि अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो चुकी है तो अस्थमा की कंडीशन की वजह से बॉडी के अंदर एयर ट्रैपिंग होने लगती है, सॉरी लंग्स के अंदर एयर ट्रैपिंग होने लगती है, और एयर ट्रैपिंग की वजह से चेस्ट कैविटी में बहुत ही ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपर रेजोनेंस साउंड सुनने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम ऑस्कल्टेशन करें स्टेथोस्कोप से तो स्टेथोस्कोप में हमें जब पेशेंट एक्सपायरेशन करता है यानी जब सांस छोड़ता है तब व्हीजिंग साउंड सुनने को मिलती है, और जब पेशेंट इंस्पायरेशन करता है यानी जब सांस लेता है तो क्रेपिटेशन साउंड सुनने को मिलती है। जनरली साउंड्स किस टाइप की होती है उसके लिए मैंने कुछ ऑडियोज तैयार किए हैं। तो सबसे पहले वो साउंड मैं सुनाता हूं जो कि एक नॉर्मल ब्रोंकियल साउंड होती है, यानी कि एक हेल्दी पर्सन में हमें स्टेथोस्कोप में ऑस्कल्टेशन करने पर हमें क्या साउंड सुनने को मिलेगी वो देखते हैं। तो आइए सुनते हैं। ये साउंड जो थी ये एक नॉर्मल ब्रोंकियल साउंड थी, यानी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर हम ऑस्कल्टेशन करेंगे तो हमें कौन सा साउंड मिलेगी, ये वो साउंड थी। अब हम सुनते हैं कि एक्सपायरेशन के टाइम पे जो व्हीजिंग साउंड होती है वो किस टाइप की होती है। ये थी व्हीजिंग साउंड ऑन एक्सपायरेशन। अब हम सुनते हैं कि इंस्पायरेशन यानी जब पेशेंट सांस लेता है तो सांस लेने के टाइम पे उसको जो क्रेपिटेशंस की साउंड्स होती है वो किस टाइप की होती है, आइए सुनते हैं। तो ये क्रेपिटेशंस की साउंड थी। क्रेपिटेशंस की साउंड ऐसे लगती है जैसे कोई वेलक्रो को अलग कर रहा हो।
अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा देखते हैं कि अस्थमा को किस किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो अस्थमा की सीवियरिटी के आधार पर और उसके क्लिनिकल फीचर्स के आधार पर अस्थमा को क्लासिफाई किया गया है। चार टाइप के क्लासिफिकेशन है: इंटरमीडिएट, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। इंटरमीडिएट को क्या क्या किस टाइप से डिवाइड किया गया है कि इसके अंदर तीन चीजें हमें देखनी पड़ती है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ डे टाइम सिम्टम्स, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइट टाइम सिम्टम्स एंड देन पीएफटी वैल्यू हमें देखनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डे टाइम सिम्टम्स यानी कि पेशेंट को अस्थमा के अटैक डे टाइम के अंदर कितनी बार आते हैं। तो इंटरमिटेंट अस्थमा के अंदर एक सप्ताह के अंदर लेस देन 2 टाइम्स जो होता है वो हमें अस्थमा के अटैक देखने को मिलते हैं, और नाइट के अंदर पर मंथ में लेस देन 3 टाइम्स हमें अस्थमा के अटैक देखने को मिलते हैं। और इसकी जो पीएफटी वैल्यू होती है यानी FeV1 अपॉन FVC की जो वैल्यू होती है वो 80% से ज्यादा होती है। तो ये इंटरमिटेंट अस्थमा में आता है। माइल्ड अस्थमा में जो होता है वो मोर देन 2 टाइम्स इन अ वीक ये डे टाइम में हमें देखने को मिलते हैं, एंड 3 to 4 टाइम्स इन अ मंथ ये नाइट टाइम में हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी पीएफटी वैल्यू 80 से ज्यादा या 80 के अप्रॉक्स हो सकती है। मॉडरेट कंडीशन के अंदर ये 7 टाइम्स इन अ वीक यानी कि एक सप्ताह यानी कि पर दिन डे टाइम के अंदर हमें ये अस्थमा के अटैक देखने को मिलते हैं। और नाइट में 1 और मोर टाइम्स इन अ वीक। जनरली इंटरमिटेंट और माइल्ड के अंदर पर मंथ में देखने को मिल रही थी, लेकिन मॉडरेट के अंदर पर वीक के अंदर 1 और मोर टाइम्स जो है वो हमें नाइट टाइम सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। और पीएफटी वैल्यू इसकी 60 से 80 के बीच में आ चुकी है। और सिविरिटी के अंदर होल डे एंड होल नाइट के अंदर हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और पीएफटी की वैल्यू इसकी लेस देन 60% आ चुकी है। तो इस टाइप से अस्थमा सिविरिटी जो है वो चार कैटेगरीज में डिवाइड की गई है: इंटरमीडिएट, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करें कि हम अस्थमा के पेशेंट को किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट विद स्पायरोमेट्री करवाएंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो मैं जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप प्रॉपर रूप से देख सकते हैं, आप उसको वहां समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट वे में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरली पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम दो वैल्यूज को देखने की कोशिश करते हैं: फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड एंड फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। जनरल कंडीशन में या नॉर्मल पेशेंट के अंदर फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड की वैल्यू 4 लीटर, और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू जो होती है वो 5 लीटर होती है। एंड पीएफटी के अंदर हमें इन दोनों का रेशियो देखना होता है, और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर अप्रोक्सी 80% के अंदर आता है। लेकिन क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है अस्थमा के अंदर, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रॉपरली एयर जा नहीं पा रही है। तो प्रॉपर जब एयर जा नहीं पाएगी तो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू जो होगी वो 5 लीटर से कम हो जाएगी। और जैसे ही ये वैल्यू कम होगी तो एयर एयर पैसेज के अंदर ब्लॉकेज की वजह से वो प्रॉपरली एक्सपायरेशन भी नहीं कर पाएगा, प्रॉपर एक्सपायरेशन नहीं कर पाएगा, तो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अगर हम इस ग्राफ को ध्यान में देखें तो FeV1 एंड अपॉन FVC की जो वैल्यू होगी, तो FeV1 जो है वो अप्रोक्स 1.5 एंड FVC जो है वो अप्रोक्स 3.5 है। सो इट इज लेस देन 33% आ रहा है। तो ये जो कंडीशन होगी ये सॉरी अस्थमा की कंडीशन में हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि अस्थमा के पेशेंट को हमें चेक करने के लिए उसका स्पायरोमेट्री के द्वारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। लेकिन जब बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जब एक्यूट कंडीशन के अंदर आता है, एक्यूट एग्जीबिशन लेके आता है, तब हम उसके अंदर स्पायरोमेट्री से टेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट को ज्ञात करते हैं। इसके लिए ये एक ब्रीदोमीटर आता है। ब्रीदोमीटर में 0 से लगाकर 800 ml 800 लीटर तक की वैल्यूज होती है। इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट के मुंह में ये नोजल रखी जाती है और पेशेंट को फोर्सफुल ब्लो करने के लिए कहा जाता है। तो पेशेंट जिस हद तक ब्लो कर सकता है उसी उसकी वैल्यू के आधार पर हम उसकी सीवियरिटी डिसाइड करते हैं। ये एक बटन होता है, इसके अंदर एयर फ्लो होती है, और जब ये बटन जो होता है जिस लेवल तक जाता है उस लेवल के अकॉर्डिंग ही पेशेंट की सीवियरिटी डिसाइड होती है। अगर ये 550 या 500 ml से ऊपर तक जाता है तब पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में है। अगर ये येलो लाइन तक आता है तब पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में है। और
अगर ये रेड बटन से ऊपर या रेड बटन के पास या इसके नीचे पर ही रुक जाता है तो ये सीवियरिटी कंडीशन में है। तो इस तरीके से पीईएफआर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट ज्ञात की जाती है। और इसके अलावा सीबीसी फॉर इयोसिनोफिलिया देखने यानी कि सीबीसी करवाई जाती है जिसके अंदर हम इयोसिनोफिलिया देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने आपको इसकी पैथोलॉजी में बताया था कि इंटरल्यूकिन 5 जो रिलीज होता है वो इंटरल्यूकिन 5 इयोसिनोफिल्स को एक्टिवेट करता है। तो जितनी ज्यादा इंटरल्यूकिन 5 होगा उतनी ज्यादा इयोसिनोफिल्स देखने को मिलेगी और इस कंडीशन को इयोसिनोफिलिया बोलते हैं। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज भी उसकी मात्रा भी हमें बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। एंड एबीजी टू इवेल्युएट हाइपोक्सीमिया। एबीजी क्या होता है? आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टीरियल ब्लड गैस ये क्या करता है? इसके अंदर आर्टीरियल ब्लड को लिया जाता है, यानी कि बॉडी की जो भी आर्टरीज होती हैं उन आर्टरीज से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके उसके अंदर गैस के कंपोनेंट्स को की वैल्यू को ज्ञात किया जाता है। लाइक इसके अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट में है, CO2 कितने परसेंट में है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर PO2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है। तो इस कंडीशन के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया की कंडीशन किस हद तक डेवलप हो रखी है। और चेस्ट एक्सरे फॉर हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है क्योंकि एयर पैसेज नैरो हो चुके हैं और तो जो एयर अंदर जा चुकी है वो प्रॉपरली बाहर नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से लंग्स बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेट हाइपर इन्फ्लेट होने लग जाते हैं, जो कि चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब चेस्ट एक्सरे किस टाइप से हमें देखने को मिल सकता है हाइपर इन्फ्लेशन, वो देखते हैं। ये जो है ये एक नॉर्मल इंसान का चेस्ट एक्सरे है और ये एक अस्थमेटिक इंसान का चेस्ट एक्सरे है। जैसे कि आप दोनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि इसकी चेस्ट कैविटी नॉर्मल है। इसके अंदर ये डायफ्रामेटिक नॉच जो है ये अपन को एक प्रॉपर स्पाइक के रूप में देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें जो डायफ्राम है ये थोड़ा सा फ्लैट हो रखा है। और जो ये चेस्ट कैविटी है ये चेस्ट कैविटी भी बढ़ चुकी है। और इसके अंदर जो ट्रांसल्यूसेंसी है ये ट्रांसल्यूसेंसी भी नॉर्मल से ज्यादा देखने को मिल रही है। जो ट्रांसल्यूसेंसी है इसके अंदर हल्की सी हेजीनेस देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर ट्रांसल्यूसेंसी यानी कि ये जो ब्लैकिश कलर है ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये एक अस्थमेटिक पेशेंट के चेस्ट एक्सरे में देखने को मिल रहा है, लेकिन जनरली हमें ये सारी चीजें बहुत बार डेली लाइफ के अंदर देखने को नहीं मिलती है। ये उसी टाइम पे देखने को मिल सकता है जब पेशेंट बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन डेवलप कर चुका हो। इसके अलावा अब हम इसके ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं कि ट्रीटमेंट में हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ऐसे स्टेरॉइड जो कि हम इनहेल कर सकते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं उनके अंदर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का जुड़ना जरूरी होता है, जिसकी वजह से ब्रोंकोडाइलेशन हो सके। और ब्रोंकोडाइलेशन के लिए अगर नेचुरल वे में एड्रेनलिन या स्टेरॉइड्स नहीं मिल रहे हैं तो हम उन्हें इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक बेक्लोमिथासोन एंड ब्यूडेसोनाइड। तो ये क्या करते हैं? स्मूथ मसल्स की बीटा रिसेप्टर के ऊपर जाके रिएक्टिविटी करते हैं और आगे जाके ये ब्रोंको डायलेशन करते हैं। ब्रोंको डायलेशन करते हैं। इसके अलावा इनहेल्ड बीटा टू अगोनिस्ट दे सकते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था बीटा टू अगोनिस्ट। ये क्या करते हैं? ये भी बीटा टू रिसेप्टर के ऊपर जाके इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में साल्बुटामोल एंड लिवोसाल्बुटामोल, लॉन्ग एक्टिंग में फॉर्मेटेरॉल एंड सैलमेटेरॉल। लेकिन लॉन्ग एक्टिंग के लिए एक चीज ये ध्यान रखनी होती है कि लॉन्ग एक्टिंग कभी भी एक्यूट कंडीशन के अंदर नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि एक्यूट कंडीशन के अंदर जैसा कि नाम से पता चल रहा है लॉन्ग एक्टिंग जो होते हैं ये इसको एक्टिव होने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है और ये पूरे दिन काम करते हैं। और लेकिन एक्यूट कंडीशन के अंदर हमें इंस्टेंट रिलीफ देने वाले ड्रग्स की जरूरत होती है, इसीलिए उस कंडीशन में शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट की जरूरत होती है, लाइक सैल्बुटामोल एंड लिवोसाल्बुटामोल। इसके अलावा आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं, लाइक डेक्सोमिथासोन जो कि डेक्सोना के रूप में मिलता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा
ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी यूज किया जा सकता है। तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है इनहेल रूप में, दूसरा है आईवी के रूप में यानी इंट्रावीनस रूप में, तीसरा है ओरल रूप में। ओरल में मेथिल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोन का यूज किया जा सकता है, लेकिन ये फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसका यूज कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करना है, या अगर करना भी होता है तो इसको एक टेपर्ड वे के अंदर हमें कम करने की जरूरत होती है। इसके अलावा ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसा मैंने आपको बताया था एस्पिरिन की कंडीशन में और इसकी पैथोलॉजी में भी बताया था कि ये क्या करते हैं, बहुत सारे ल्यूकोट्रिन्स को रिलीज करते हैं। और ये ल्यूकोट्रिन्स लाइक ल्यूकोट्रिन B4, C4, D4 एंड E4, ये सारी ही चीजें या ये सारे ल्यूकोट्रिन्स ही जो होते हैं ये अस्थमा की कंडीशन को डेवलप करते हैं। तो इसीलिए ये ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी ये ल्यूकोट्रिन स्मूथ मसल्स के रिसेप्टर के ऊपर जाके जुड़ते हैं। तो ये जो एंटागोनिस्ट होते हैं ये इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि ल्यूकोट्रिन इससे जुड़ नहीं पाता तो ये अस्थमेटिक कंडीशन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप नहीं हो पाती है। तो उसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर नेम है मोंटेल्यूकास्ट। तो मोंटेल्यूकास्ट जो होता है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन का भी यूज किया जा सकता है। एंटीहिस्टामिन में कौन कौन, एंटीहिस्टामिन में जैसे कि एक बहुत ही दो नाम जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, सेट्रिजिन एंड लिवोसेट्रिजिन। ये क्या करती है, हिस्टामिन की एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। तो इस अब हम ट्रीटमेंट के बारे में और आगे देखते हैं कि जो सिविरिटी के आधार पर था, लाइक सिविरिटी इंटरमीडिएट, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर जो अस्थमा था उसके अंदर हमें किस किस टाइप में ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इंटरमीडिएट में हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू अगोनिस्ट लाइक सैल्बुटामॉल एंड लिवोसाल्बुटामॉल का ही यूज करना चाहिए। साल्बुटामॉल एंड लिवोसाल्बुटामॉल, इसका ही यूज करना चाहिए। अगर माइल्ड अस्थमेटिक पर्सन है तो हम उसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू अगोनिस्ट एंड लो डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ICS मींस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज कर सकते हैं। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कौन कौन से थे, लाइक ब्यूडेसोनाइड का यूज कर सकते हैं, लेकिन लो डोज के अंदर। और मॉडरेट अगर अस्थमा का पर्सन है तो हम उसके अंदर दो टाइप के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट एंड मीडियम डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या फिर लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू अगोनिस्ट एंड लो डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और अगर पेशेंट सीवियरली अस्थमेटिक है तो उसके अंदर 3 टाइप के ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर हम शॉर्ट एक्टिंग प्लस लॉन्ग एक्टिंग एंड मीडियम डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, देन शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड हाई डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड हाई डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड प्लस ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक मोंटेल्यूकास्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज ब्रोंकियल अस्थमा को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। हमने उसके कॉजेस के बारे में देखने की कोशिश की कि वो किन किन वजह से हो सकता है। हमने उसकी पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी एंड ब्रॉड पैथोलॉजी को भी समझने की कोशिश की कि उसके अंदर हमें केमिकली क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। और हमने इसके साइन एंड सिम्पटम्स को देखने की कोशिश की। ऑस्कल्टेशन के अंदर हमें किस-किस टाइप की साउंड सुनने को मिल सकती है, हमने ये जानने की कोशिश की। और डायग्नोसिस करने की कोशिश की कि अस्थमैटिक पर्सन को हम किस प्रकार से डायग्नोस कर सकते हैं। और इन द एंड हमने इसके ट्रीटमेंट को भी एक समराइज्ड रूप में जानने की कोशिश की कि एक अस्थमैटिक पर्सन को उसकी सीवियरिटी के आधार पर हम किस-किस टाइप में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ब्रोंकियल अस्थमा के ऊपर का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। आशा करता हूं कि आप को ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिवत्वाय। थैंक यू।